हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए मैंने बंद किया हुआ था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ गए थे। एनटीपीसी का था एग्ज़ाम, एनटीपीसी का मेंस था और टाइपिंग ग्रुप डी वगैरह आ गए थे, तो इसकी वजह से मैंने कुछ दिनों के लिए बंद किया था। तो आज मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज मैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का 4th चैप्टर देखूँगा, जिसमें कि दिया है वस्तुओं के समूह बनाना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। आगे चलते हैं। दिया है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हमने अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों यानी वस्तुएं को सम्मिलित कर सकते हैं जिनमें हम अध्याय 1 की सारणियों में सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उसमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। कि अभी जो हमने गोल वस्तुओं की सूची बनाई है उसमें हमारे खाने वाले भी वस्तुएं हो सकती हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप यानी नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमने किस आधार पर वस्तुओं को बांटा है? उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उसके आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। ये पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? आइए क्रियाकलाप 1 देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अब हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तु एकत्रित करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू, ये चीज़ें हो सकती हैं। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते, वृक्ष नहीं ला सकते, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें
और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हुई हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। यानी एक तो कागज़ से जो वस्तुएं बनी हैं उनको हम अलग करेंगे और जो कागज़ से नहीं बनी हैं उनको अलग करेंगे। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची में बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। ये हमारा सारणी 4.1 है। जैसे प्लेट इस्पात यानी स्टील का भी बना होता है, कांच का भी बना होता है, प्लास्टिक की भी होती हैं प्लेटें। ऐसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबर हो गया और बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 2। सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। कौन है सारणी 4.2? ये है जैसे लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई। सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ अभी आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है। और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ उपयोग किए जाने चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब आगे देखेंगे हम पदार्थ के गुण। पदार्थों के कौन कौन से गुण होते हैं? क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, ये प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र
बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ पदार्थों की विवेचना की गई है, जैसे दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 3 देखते हैं। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए और देखिए कि क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है। चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे धातु का जो है कि धातुओं के टुकड़ों को उनका द्युति यानी चमक देखने के लिए काटना पाइप दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिमान हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। द्युति मतलब चमकदार सतह। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। अगला विशेषता हम देखते हैं पदार्थ का गुण, जो कि कठोरता है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना यानी कंप्रेस करना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल हैं, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष यानी खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की
दिखावट का वर्णन करते हैं। तो जैसे हो गया ये कठोरता हो गया, और एक कौन सा गुण पढ़े थे, दिखावट। तो ये तो हमारे भौतिक गुण हैं, और बहुत सारे पदार्थ के गुण होते हैं, रासायनिक गुण। भौतिक गुण में ही अभी तन्यता आएगा, आघात वर्धनीयता आएगा। तो आगे देखते हैं विलेय अथवा अविलेय। यहाँ पे देखेंगे एक गुण ये भी है, कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 यानी 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चीनी, चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक, इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तुओं को चम्मच से विलोड़ित कीजिए, यानी धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने परीक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। जैसे नमक दिया है, ये जल में पूर्णतः विलुप्त हो जाता है, यानी घुल जाता है। चीनी है, ये भी घुल जाता है। बालू, ये नहीं घुलता। चाक पाउडर, ये भी नहीं घुलता। लकड़ी का बुरादा, ये भी नहीं घुलता। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा पदार्थ घुलता है और कौन सा पदार्थ नहीं घुलता है पानी में। आप यहाँ पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी ये जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्रियाकलाप 4.5 देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्या द्रव जल में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भर कर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके, उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए और अपने परीक्षण को सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। यह हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। जैसे सिरका ये भली भांति मिश्रित हो जाता है जल में। नींबू का रस ये भी हो जाएगा। सरसों का तेल जल में मिश्रित नहीं होता है। नारियल का तेल नहीं होता। केरोसिन नहीं होता। तो ये आपको यहाँ पे जो है कि ये सब नमूना लेके और परीक्षण करना है। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करना चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। कुछ गैसें जल में विलेय हैं, कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा
कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? तो सूखी पत्तियां तो तैरती रहेंगी, कंकड़ डूब जाएगा, ऐसे ही शहद भी जो है कि घुल जाएंगे। तो आगे बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। तो इसके बारे में आगे हम प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे। डेंसिटी वगैरह इसमें जो है कि डिपेंड करता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी वो डूबेगा, तैरेगा, घुलेगा, क्या होगा आगे की क्लास में देखेंगे। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे। पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। यानी उन पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। जैसे यहाँ पे ये बूझो है, ये पारदर्शी, अपारदर्शी, ये पारदर्शी है, ये कुछ हद तक पारदर्शी है और ये तो अपारदर्शी ही है। तो यहाँ पे देखिए दुकान में रखी पारदर्शिता बोतलें जिसमें सामान जो है कि हम जो रखा रहता है तो बाहर से दिखाई देता है। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते कि उसमें क्या है, उसके उस साइड क्या है, या फिर कोई अपारदर्शी डिब्बा है तो उसमें क्या रखा है। ऐसा अगर पदार्थ है तो उसको हम अपारदर्शी कहते हैं क्योंकि हम उसके आर पार नहीं देख सकते। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। लकड़ी भी अपारदर्शी है, गत्ता, धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों अथवा वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? कागज की क्रियाकलाप 6 देखते हैं। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तुओं को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं?
कदाचित नहीं। ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें पारभासी कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर वस्तुओं को तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उन वस्तुओं को क्या बोलते हैं? पारभासी वस्तुएं। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टार्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टार्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टार्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो हमारा ये था पदार्थों के समूह बनाना। तो ये वाला चैप्टर तो हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया। बाकी इसमें एक्सरसाइज वगैरह तो कुछ दिया है नहीं, तो ठीक है। इसके बाद हम कल नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।